हाल ही में बाल्टिक सागर में गडिनिया तट के पास नागरिक टैंकर कोड के तहत नौकायन कर रहे दो मालवाहक जहाज बंदरगाह की ड्रोन ट्रैकिंग स्क्रीन से अचानक गायब हो गए। 3 मिनट बाद उसी स्क्रीन पर शैवॉक एआई लिखा एक लाल अलार्म दिखाई दिया। यह पोलैंड के अभी तक आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हुए एआई निर्देशित सतही हमला वाहन का पहला प्रत्यक्ष दृश्य था। इन छोटे पहचान छिपाने वाले जहाज़ों में कैलिनिंग्राद के तटीय रक्षा बजट को एक ही रात में लाखों डॉलर की मिसाइलें दागने के लिए मजबूर करने की क्षमता थी। अब एक अहम सवाल सामने आया है। एआई कोड की कुछ पंक्तियों ने रूस के सबसे मजबूत तटीय गढ़ को एक लागत अक्षम जाल में कैसे बदल दिया? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। आइए बाल्टिक्स में जो हुआ उस पर करीब से नजर डालें। ग्डिनिया की खाड़ी में शुरू हुए और पोलिश स्पेशल फोर्स यूनिट जेडब्ल्यू फॉर्मोसा के प्रशिक्षण क्षेत्र में बाहरी पर्यवेक्षकों को रोकने वाले एक निवारक इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट पर्दे से ढके हालिया समुद्री परीक्षणों ने बाल्टिक्स में मानव रहित सुरक्षा समीकरण को अचानक चरमरा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा था वह अमेरिका के व्यापक स्वायत्त स्ट्राइक फ्लीट कार्यक्रम के लिए विकसित एक मध्यम आकार के सतह आधारित जेट चालित हमलावर यूएवी यूएसवी का एक विशेष बाल्टिक संस्करण था, जिसे सार्वजनिक सूची में हैवॉक एआई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह अपने 200 किलोग्राम के वॉरहेड को मालबोर्ग स्थित पोलिश वायुसेना के F-35A स्क्वाड्रन के साथ साझा किए गए एक बहुस्तरीय डेटा लिंक्ड नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय के लक्ष्य अपडेट के साथ एकीकृत कर सकता था। इसका मतलब था कि उदाहरण के लिए जैसे ही कैलिनिनग्राद के बाल्टिस्कोक बंदरगाह पर लंगर डाले एक स्टारोगुसी कार्वेट के रडार उत्सर्जन का पता चलता, HAVOC को साइलेंट मोड में जाने, निकट सीमा से बचने वाले युद्धाभ्यास करने और सतह की तरंगों पर कम प्रोफाइल दृष्टिकोण अपनाने के आदेश मिल सकते थे। और सैद्धांतिक क्यूपोला 2 मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर के अनुसार रूसी CIWS सेंसरों के लिए दृश्यता अवधि 7 से 8 सेकंड से अधिक नहीं थी। रैंप से उड़ान भरने के बाद 400 किलोमीटर के परिचालन क्षेत्र में इस स्वायत्त नेविगेशन क्षमता को पोलिश भूमि आधारित AU-149 हेलीकॉप्टरों से गिराए गए कम शक्ति वाले ISR सेंसर बॉय के साथ जोड़ा जा सकता है। इस परिदृश्य में नाटो ने बाल्टिक मोर्चे के लिए अपना पहला केंद्रीकृत उच्च सहिष्णुता, लागत प्रभावी और झुंड सक्षम एंटीशिप विकल्प स्थापित किया था। फॉर्मोसा टीम के अभ्यास परिदृश्य में 2 हैवॉक पतवारों ने 3 तेज हमलावर नौकाओं के बीच घुसपैठ की और एक टैंकर की AIS पहचान की नकल करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जैमिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया। तटीय सुरक्षा राडार पर उन्हें नागरिक यातायात के रूप में पहचाना गया और अंतिम समय में राष्ट्रीय डेटा लिंक में RISU कोड के साथ एक बंद पैकेज विन्यास में बदल दिया गया। इस बिंदु पर रूसी खुफिया रिपोर्टों में उजागर किए गए नाटो के व्यावसायिक पतवार छलावरण पूरी तरह से सामने आ गए। वार्सो रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन लीक हुए टेलीग्राम नोटों में दावा किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लक्ष्य चयन मॉड्यूल ने अव्यवस्थित वातावरण में 72% प्रत्यक्ष हिट सटीकता हासिल की। और इन नोटों में दर्ज किया गया था कि वह जहाज के सुपरस्ट्रक्चर ज्यामिति डेटाबेस को अपडेट किए बिना भी स्टारोगुश की कराकुट और किलो क्लास के सिलहूटों के बीच अंतर करने में सक्षम था। पोलैंड का उद्देश्य काला सागर में यूक्रेनी नौसेना के मागुरा वी की हमलों के रूसी काला सागर बेड़े पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को दोहराना था और विशेष रूप से पोलैंड के उद्देश्यों में 3 समुद्री पहलों के ढांचे के भीतर बाल्टिक रेखा को झुंड आधारित समुद्री यूएवी से संतृप्त करके खुफिया तोड़फोड़ और निर्यात ऊर्जा रसद के संदर्भ में कैलिनिनग्राद को आंशिक रूप से अलग करना शामिल था। इस रणनीति को लिथुआनिया और एस्टोनिया ने तुरंत अपना लिया। जहां टेलिन प्रशासन पाल्डिस्की बंदरगाह पर निष्क्रिय सोनार से सुसज्जित मॉड्यूलर यूएसवी शेल्टर स्थापित कर रहा है, वहीं रीगा 2026 तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैवोक जैसा एक छोटा स्थानीय रूप से निर्मित लातवियाई पोत-सोलाइट का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। वारसो और वॉशिंगटन द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त समझौते के तहत पोलिश शिपयार्ड को चुनिंदा हैवोक घटकों को असेंबल करने का लाइसेंस दिया गया है। यह रसद श्रृंखला को यूक्रेन में सी बेबी उत्पादन योजना के समान एक अर्ध घरेलू आपूर्ति नेटवर्क में बदल देता है। रूसी पक्ष में कैलिनिनग्राद रक्षा मुख्यालय को नए खतरों के जवाब में अपनी बेस्टियन तटीय मिसाइल बैटरियों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त घाट के किनारे कम दूरी के लेकिन धीमी प्रतिक्रिया वाले पलाश कंटेनरों का भंडारण और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंटेना को
उनके नाम मात्र आउटपुट से 4 गुना तक बढ़ाने जैसी गतिविधियां की गईं। इससे प्रवाहकीय शहरी बुनियादी ढांचे में आरएफ ट्रेस का पता लगाना संभव हो गया है, जिससे निष्क्रिय सेंसर से लैस हैवॉक स्वार्म के लक्ष्य प्राथमिकता एल्गोरिदम को सरल बनाया गया है। यह पूरी तस्वीर यही दर्शाती है कि नाटो पहली बार पारंपरिक नौसैनिक श्रेष्ठता के लिए क्रूजर विध्वंसक संतुलन बनाने के बजाय बाल्टिक क्षेत्र में एआई संचालित कम बजट लेकिन स्केलेबल स्वायत्त स्ट्राइक ग्रिड के साथ प्रयोग कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने भी इससे सबक लिया है। प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका जिन 3 प्रकार के मानवरहित सतही जहाज़ों की चाह रखता है, उनमें से एक रॉकेट से लैस कॉरवेट है, जो बड़े आयुध ले जाने में सक्षम है। दूसरा कंटेनर आधारित लंबी दूरी की ईंधन भरने वाली यूएसवी है, और तीसरा टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए समर्पित एक हल्का जहाज है। पोलैंड के अनुभव के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अमेरिकी पक्ष ने अपना प्रारंभिक बजट $980 मिलियन कर दिया है। इस मामले में पेंटागन का आकलन बिल्कुल सरल है। चीन के टाइप 55 विध्वंसक और रूस के गोर्शकोव श्रेणी जैसे महंगे पारंपरिक प्लेटफार्मों के साथ बेड़े को संतुलित करने के बजाय इसका उद्देश्य विस्तृत समुद्री गलियारों में उच्च मात्रा वाले स्वायत्त निगरानी हमले से बचने वाले मिशनों को सौंपकर सेंसर लॉर्ड संतृप्ति के माध्यम से एडो एडी रक्षा परतों को तोड़ना है। प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित इस रणनीति के अनुरूप हैवॉक के डेटा लिंक को गुआम स्थित JWICS नोड के साथ एकीकृत और परीक्षण किया जाएगा। इस बीच ताइवान सुआओ खाड़ी में अमेरिका के सर्फबोर्ड कोटेड मिनी यूएसवी के एक झुंड युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है। ग्डिनिया के तट से प्रक्षेपित किया गया पहला 15 मीटर हल्का कार्बन केवलर हैवॉक पतवार भले ही बाल्टिक के धुंधले क्षितिज पर एक छोटी लहर जैसा लगे, लेकिन इसने मास्को को कैलिनिनग्राड कॉरिडोर के अप्रतिरोध्य पैमाने का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा इन सतही मानवरहित वाहनों ने बीजिंग को दक्षिण चीन सागर में अपने बेसलाइन की लागत का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे समुद्री दबाव का सामना करना पड़ रहा है और रणनीतिक अनुकूलन की एक श्रृंखला शुरू हो गई है, जिससे किम जोंग उन को नम्पो शिपयार्ड में परीक्षण किए गए शुरुआती यूएसवी डिज़ाइन को तुरंत अपडेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस रणनीति के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। लागत के संदर्भ में परियोजना फाइलों से पता चलता है कि हैवॉक के प्लेटफॉर्म की लागत लगभग $2.4 मिलियन है। बाल्टिक टेस्ट वॉयज की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार हैवॉक की एकमुश्त परिचालन लागत, जिसमें सभी मिसाइल, ईंधन और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं, $32,000 है। इससे रूसी नौसेना द्वारा कैलिनिनग्राद निकास की सुरक्षा के लिए आवंटित आधुनिक पैंटेरम बैटरियों की प्रति इकाई कीमत से कम 6 से 7 गुना अधिक लागत गुणक बनता है, जिसकी कीमत $15 मिलियन प्रति इकाई है। पैंटेरम मिसाइल गन कॉम्प्लेक्स के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए रूस के लिए दैनिक ऊर्जा कर्मियों और लॉन्चर परिशोधन लागत $2,10,000 है। असममित लागत अनुपात लगभग 7 से 1 है। यह गणित दर्शाता है कि यूक्रेन से सीखी गई और जमीनी स्तर पर लागू की गई पोलैंड की अभिनव दबाव अवधारणा ने बाल्टिक क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर नौसैनिक हथियारों की दौड़ के बजाय एल्गोरिथम चालित शतरंजी चालों के युग की शुरुआत की है। अमेरिकी नौसेना के प्रशांत केंद्रित त्रिस्तरीय मानव रहित सतही दृष्टिकोण को इस बाल्टिक प्रोटोटाइप से थोड़े बड़े पैमाने पर अनुकूलित किया जा रहा है। कांग्रेस के ब्रीफिंग नोट्स में लार्ज यूएसवी, बड़ा यूएसवी कहे जाने वाले 85 मीटर निर्देशित रॉकेट वाहक में गहरे पानी में गश्त के लिए 32 सेल MK41 के समकक्ष का एक स्वायत्त संस्करण होगा। मध्यम यूएसवी एक कंटेनर आधारित पुनःपूर्ति और सेंसर प्लेटफॉर्म, जिसका पतवार विस्थापन लगभग 600 टन है, चीन की तटीय रक्षा छतरी रेंज पर छाया रहेगा। तृतीय श्रेणी का अभियान छोटा यूएसवी सीधे तौर पर हैवॉक के इलेक्ट्रॉनिक कोर से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीडी बोबर शैली की निम्न आरएफ सिग्नेचर स्वार्म रणनीति का यहां विस्तार किया जाएगा और प्रशांत द्वीप श्रृंखला के आसपास उथले पानी में तैनात किया जाएगा। पेंटागन के खरीद कार्यक्रम के अनुसार 2026 के अंत तक 12 बड़े, 30 मध्यम और 100 से अधिक छोटे यूएसवी का परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। कार्यक्रम का प्रारंभिक बजट 980 मिलियन है, जो परिचालन पैकेज तक पहुंचने पर अगले 2 चरणों में 4.6 बिलियन तक बढ़ जाएगा। इस फंडिंग में ताइवान के बहुडोमेन ड्रोन नेवी 200 प्रोजेक्ट के साथ डेटा साझा करना शामिल है, जिसकी घोषणा 2025 की गर्मियों में की जाएगी। दूसरे शब्दों में, पोलिश बाल्टिक क्षेत्र में पाई गई हैवॉक टेलीमेट्री त्रुटियां, काला सागर में मापी गई मैगुरा वी प्रतिक्रिया और ताइवान का सुआओ आधारित स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, सभी को एक ही नाटो मानक प्रारूप में ढाला जा रहा है।
प्रशांत क्षेत्र में मुख्य कार्य चीन के युलिन, झांगजियांग, निंगबो और कांगदाओ बेस समूहों पर झूठे लक्ष्यों की बौछार करके उनके हाइपरसोनिक काउंटर और पनडुब्बी रोधी A2AD नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इसमें टाइप 55 या 52D विध्वंसकों को अपने मिसाइल भार को बर्बाद करने के लिए मजबूर करना भी शामिल है। दरअसल एक मध्य वार्षिक रैंड रिपोर्ट में चीनी AW जहाज द्वारा दागे गए प्रत्येक HQ-9B इंटरसेप्टर की लागत $1.3 मिलियन आंकी गई थी। इसके विपरीत जिस छोटे USV पर यह हमला करता है उसकी उत्पादन लागत $45,000 आंकी गई थी। मॉस्को पहले ही कैलिनिनग्राद में वित्तीय जाल को महसूस कर चुका है। मई-जुलाई की अवधि में 3 पैंटरम बैटरियों ने कुल 68 मिसाइलें नष्ट कर दी। नष्ट किए गए लक्ष्यों की संख्या 6 ही रही। रूस के विरुद्ध शुद्ध लागत संतुलन लगभग 85 मिलियन रूबल आंका गया था। इस समीकरण को देखते हुए लिथुआनियाई रक्षा मंत्रालय ने क्लाइपेडा तट के लिए नॉर्वे कोंग्सबर्ग निर्मित नौसैनिक स्ट्राइक मिसाइल आधारित ट्रैक्ड बैटरियों का ऑर्डर 2027 से 2025 तक बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैवॉक स्वार्म रूसी T-72 चेसिस आधारित तटीय गन मिसाइल हाइब्रिड को स्थिर लक्ष्यों में परिवर्तित करता है। सुपरस्ट्रक्चर पर हमला करना आसान और सस्ता दोनों है। एस्टोनिया का अगला नियोजित कदम पाल्डिस्की तालिन मार्ग पर एक अंडरवाटर ध्वनिक नेटवर्क स्थापित करना और हैवॉक जैसे अमेरिकी नौसेना के विमानों को निष्क्रिय मार्ग निकासी डेटा प्रदान करना है। इससे रूसी बाल्टिक बेड़े को बंदरगाह से बाहर निकलते समय धीमी गति पूर्व स्कैनिंग और उच्च रडार आउटपुट पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस परिदृश्य में रूसी बेड़ा पहले खुफिया जानकारी जुटाने का फिर हैवॉक के झुंड का निशाना बनता है। कैलिनिनग्राद संकट ने रूस को निकोलेव और प्रिमोर्स्क शिपयार्ड में कराकुर्टेम जहाज़ों के ऑर्डर रद्द करने और स्टॉर्म शैडो मिसाइल के डर से पहले से ही तनावग्रस्त काला सागर बेड़े की मरम्मत के लिए कॉर्वेट संसाधनों को पुनर्निर्देशित करने के लिए मजबूर किया है। इस वित्तीय पुनर्वितरण ने बाल्टिक में क्रेमलिन के नौसैनिक आधुनिकीकरण के प्रयासों को प्रभावी रूप से रोक दिया है। प्रशांत महासागर में परीक्षणों पर जून में हुई एक ब्रीफिंग से लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि पहले 3 बड़े USV पतवार पुराने LCS डिज़ाइनों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जानकारी यह भी बताती है कि वे डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोड में काम करेंगे और अपने मिशन पैकेज में टॉमहॉक ब्लॉक VB एंटी शिप वेरिएंट को शामिल करना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि एक बड़ा USV चीन की द्वीप श्रृंखला में 1900 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है। बीजिंग की वर्तमान प्रतिक्रिया अपने स्वदेशी जारी मिनी USV स्वार्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैनिंग शील्ड से लैस करके दक्षिणी नौसैनिक क्षेत्र में उसका परीक्षण करना है। हालांकि जारी के वॉरहेड का वजन 35 किलोग्राम है और इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि इसका पेलोड अनुपात हैवॉक के मुकाबले आधा है। उत्तर कोरिया के मामले में यही तर्क और भी ज्यादा नाटकीय लगता है। प्योंगयांग के चाहो शिपयार्ड ने हबांगसन 1 नामक एक कच्ची एल्यूमिनियम पतवार वाली विस्फोटक नाव का अनावरण किया है। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी दिशा नियंत्रण है और इसमें GPS LOBS मॉड्यूल नहीं है, यानी जिस बंदरगाह से यह रवाना हुई है वहां से निकलते समय भी इसे जाम किया जा सकता है। इस वैश्विक प्रसार ने यूक्रेन की गति कम लागत और काला सागर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयोजन को विपरीत तटों पर ला खड़ा किया है। इसीलिए पोलैंड द्वारा अपने तट पर किए गए गुप्त हैवॉक परीक्षण वास्तव में यूरोप में स्वायत्त समुद्री भू राजनीति की एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा है। इससे जो समीकरण उभरता है वह इस प्रकार है। बाल्टिक सागर में कम लागत वाले नेटवर्क केंद्रित सतही ड्रोन जिनके रडार सिग्नेचर इतने कम हैं कि वैश्विक मीडियन सेंसर भी उन्हें पकड़ नहीं पाते, लेकिन जिनका राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा है, ने कैलिनिनग्राद के आसपास मॉस्को की तटीय आक्रमणकारी रक्षा स्थिति को कमजोर कर दिया है। इसी ढांचे का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में 3 स्तरीय अमेरिकी नौसेना बेड़े के साथ चीन की द्वीप श्रृंखला को निष्क्रिय बनाना है। कीव से वारसो और गडिनिया से गुआम तक फैले इस एल्गोरिथम आधारित सतही सिद्धांत ने पारंपरिक टन भार प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया है और सेंसर निर्णय चक्र आधारित लागत क्षरण को एक रणनीतिक दबाव उपकरण में बदल दिया है। और इसने मॉस्को और बीजिंग दोनों को अपनी महंगी नौसैनिक विरासत का इस्तेमाल करते हुए एक लागत रहित झुंड के खिलाफ रक्षा खर्च के दुष्चक्र में फंसा दिया है। बाल्टिक में स्टील के पतवारों की जगह कार्बन मिश्रित कंटेनरों ने ले ली है और एडमिरल की लॉगबुक की जगह पायथन लिपियों ने ले ली है। समुद्र में शक्ति संतुलन अब टनों में नहीं बल्कि कोड की पंक्तियों में मापा जाता है और हैवॉक के पहले मूक स्ट्राइक एंड रन परीक्षण ने इस किताब में एक नया अध्याय बड़े अक्षरों में लिख दिया है।
इस बीच श्रृंखला की तीसरी कड़ी जो पोलिश तट पर गुप्त परीक्षणों से शुरू हुई थी, बाल्टिक में नाटो की A2AD व्यवधान योजनाओं को अटलांटिक और आर्कटिक से सीधे जोड़ने वाले एक सैन्य परिदृश्य तक विस्तारित हो गई है। चूंकि हैवॉक डेटा कोर अब ब्रिटिश प्रकार के जहाज़ों पर लॉन्च किए गए सी रेल इंटरफेस के माध्यम से रियल टाइम फीडिंग शुरू कर चुके हैं, इसलिए ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जुलाई में एक आंतरिक झापन में बाल्टिक सी रेल कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल किया। एमेडेल लिंक के माध्यम से F-35B द्वारा एकत्रित सतही स्थितिगत चित्र को नॉर्वेजियन निर्मित ह्यूडेंट स्वायत्त पनडुब्बियों के निष्क्रिय ध्वनिक अनुकूलन और पोलिश हैवॉक स्वार्म की AIS ट्रैकिंग परत के साथ एक एकल API में संयोजित किया गया है। परिणामस्वरूप कैलिनिनग्राड से उड़ान भरने वाले रूसी ब्यूयान M कार्वेट या पनडुब्बी का यूरोपीय महाद्वीप के उत्तरी तट पर 3 अलग-अलग प्रकार के सेंसर द्वारा एक साथ पता लगाया जाता है। यदि आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत नॉर्वे के हाकोन्सवर्न बेस से उड़ान भरने वाले सीगल USV भी उस छाया का पता लगा लेते हैं, तो डेटा सीधे पोर्ट्समाउथ स्थित मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर को प्रेषित कर दिया जाता है और लिथुआनिया के तटरक्षक रडार की सीधो स्क्रीन पर एक लाल रंग का धराशायी मार्ग दिखाई देता है। रूसी पक्ष पैंटेरेम और नए पाल्मिर किर्सवाज आधुनिकीकरण के साथ इस एकीकरण का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि एक हैवॉक व्युत्पन्न 2.3 मीटर लंबी मिसाइल आवरण को बैलिस्टिक जेल से ढक देता है, जिससे रडार रिटर्न वेल के पृष्ठीय पंख जैसा पैटर्न बना देता है। इसके अतिरिक्त जलमग्न धनुष क्षेत्र में प्रयुक्त 8 ब्लेड वाला पॉलीमर प्रोपेलर लुटेरों के लाइन वोर्टेक्स ट्रेल को 60% तक कम कर देता है। यह बाल्टिक के लवणता तापमान स्तरीकरण में कार्यरत निम्न आवृत्ति सोनार को ब्लाइंड स्पॉट सीमा तक धकेल देता है। डॉकरी मास्टिफ कॉन्टैक्ट ने महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी के लिए साक्षात्कार किया। आर्थिक परिणाम बेहद दिलचस्प हैं। क्रेमलिन द्वारा 2024 में कैलिनिनग्राड तट पर तैनात की जाने वाली नई पैंटेरेम बैटरियों की प्रति इकाई लागत $15 मिलियन है, जिसमें प्रत्येक शॉट की लागत $4 लाख है। दूसरी ओर पोलैंड के हैवॉक कार्यक्रम में 30 प्रोटोटाइप शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत $4,50,000 है, जिसका अर्थ है कि यदि रूस एक भी बैटरी दागने का निर्णय लेता है तो वह प्रभावी रूप से पूरे पोलिश बेड़े के बजट के बराबर राशि समुद्र में भेज देगा। इस बीच अमेरिका का बड़ा मध्यम छोटा USV ट्राइड फिलीपींस की सुबिक खाड़ी में अभ्यास के दौरान प्रशांत क्षेत्र में अपनी शुरुआत करेगा और पेंटागन कार्यशाला के दस्तावेजों के अनुसार इस बड़े वर्ग में एक MQ-25 टैंकर पॉड लगाया जाएगा, जो F-35C के लिए 1000 समुद्री मील आगे ईंधन भरने का परीक्षण करेगा। यह अवधारणा चीन की अपने वायु रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाने वाली हाइपरसोनिक रणनीति से भी सस्ती है, क्योंकि यह मानव रहित टैंकर समुद्र की सतह से ईंधन भरता है। पायलट के लिए कोई जोखिम नहीं है और नुकसान की लागत भी ज्यादा नहीं है। जब बीजिंग को इस संभावना का एहसास हुआ तो उसे USV काउंटर मेजर ऑप्टिमाइजेशन के साथ DF-26B एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज सेंसर हेड को बड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जैसे जैसे मिसाइल वॉरहेड हल्का होता जाता है, रेंज का लचीलापन कम होता जाता है। समुद्र हवा जमी एकीकृत निगरानी की जरूरत रडार नेटवर्क को खुला रखती है, जिससे दैनिक परिचालन बजट बढ़ता जा रहा है। इस बढ़े हुए बजट ने चीन को अपने रक्षा उद्योग के लिए नए युआन बॉन्ड जारी करने पर मजबूर कर दिया है। इससे घरेलू बाजार में नकदी की कमी हो रही है। इसलिए हैवॉक वेरिएंट का असममित हमला सिर्फ बाल्टिक सागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शंघाई शेयर बाजार में भी हलचल मचा रहा है। IT वार्सो ने अब एक कदम आगे बढ़कर बाल्टिक ब्लैक ऑटोनॉमस ब्रिज की अवधारणा प्रस्तावित की है और इसी सॉफ्टवेयर से लैस ये 2 सी ड्रोन, जिन्हें रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर तैनात किया जाएगा, तुर्की जलडमरू मध्य में प्रवेश करने वाले रूसी जहाज़ों को रोकेंगे और काला सागर में कीव के मगुरा बेड़े के लिए उत्तर दक्षिण गलियारा प्रदान करेंगे। इस प्रकार नाटो का 2 आयामी मानव रहित सतही वाहन मॉडल एक पूर्ण चक्र का निर्माण करेगा। इसके जवाब में रूस ने सेवस्तोपोल स्थित अजोव SMD शिपयार्ड के लिए लघु ग्रोजा वाई सतही ड्रोन हंटर्स का ऑर्डर दिया है। हालांकि पहला प्रोटोटाइप स्थिर टैंक परीक्षण के दौरान पतवार अनुनाद संबंधी समस्याओं के कारण टूट गया। उत्पादन 2026 तक टलने की उम्मीद है। यह सारी सामरिक आर्थिक थकान रूबल आधारित रक्षा बजट पर भारी पड़ रही है। खास तौर पर रेलवे नाकाबंदी हमलों के कारण तेल राजस्व में गिरावट क्रेमलिन को एक दुष्चक्र में फंसा रही है। स्पष्ट तस्वीर इस प्रकार है। बाल्टिक सागर में हैवॉक के पतवार पर इस्तेमाल किए गए हल्के मिश्रित AI मिश्रण से सीखे गए सबक
काला सागर, भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर में दोहराए जा रहे हैं, वहीं पुराने नौसैनिक बेड़े में इस्तेमाल होने वाले स्टील, कोयला और वित्तीय संसाधन कम होते जा रहे हैं। इस बीच नए समुद्री संतुलन में कार्बन फाइबर, लिथियम आयन बैटरियां और पायथन लाइब्रेरी शामिल हैं। इसलिए पोलैंड के मूक गड़िनिया परीक्षण से प्रेस में लीक हुए एकल फ्रेम वीडियो ने भी नौसैनिक युद्ध प्रतिमान के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को 7,000 किलोमीटर दूर ताइवान जलडमरू मध्य में स्थानांतरित कर दिया है। इसने महारणनीति के साहित्य में एक नई अवधारणा को जन्म दिया है, मानवरहित विस्थापन तालमेल। हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां लागत, आघात, विषमता न केवल एक थिएटर में शक्ति वितरण को बदल रही है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी थिएटरों में वित्तीय और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं भी पैदा कर रही है। हैवॉक मैगोरा लार्ज यूएसवी एक्सिस को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधारणा ने अपना पहला वास्तविक क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है। जहां रूस द्वारा कैलिनिनग्राद, चीन द्वारा युलिन और ईरान द्वारा बंदर अब्बास में खर्च किए जाने वाले रक्षा बजट का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं स्वार्म ड्रोन तकनीक में नाटो का निवेश अभी भी $1 अरब के आसपास बना हुआ है, जो खेल के नियम तय करता है। और 20वीं सदी का वह नौसैनिक तर्क जो पानी पर गोदियों की संख्या गिनकर श्रेष्ठता की परिभाषा करता था, इतिहास के दूसरे पन्ने पर धकेला जा रहा है। वारसॉ के तट पर शुरू हुआ लो प्रोफाइल हैवॉक परीक्षण फायरिंग 1 साल पहले ओडेसा ब्रेकवाटर में विस्फोटित हुए पहले मैगोरा प्रोटोटाइप द्वारा शुरू किए गए चक्र को पूरा करता प्रतीत होता है, जो बाल्टिक से काला सागर और वहां से हिंद प्रशांत तक फैला हुआ है। इस नए नेटवर्क में मार्क क्षमता अब टन भार कैलिबर या प्लेटफार्मों की संख्या से नहीं, बल्कि कोड लाइनों की लंबाई, डेटा स्रोतों की विविधता और वास्तविक समय में निर्णय लेने की विलंबता से परिभाषित होती है। जहां पोलिश विशेष बल ग्डिनिया के उत्तरी घाट पर एक कंक्रीट हैंगर में हैवॉक पतवार पर एक उपग्रह स्वतंत्र नेविगेशन पैकेज लोड कर रहे हैं, वहीं वर्जीनिया तट पर हंटिंगटन इंगॉल्स परीक्षण टैंक में अमेरिकी बड़े यूएसवी पतवार को भी यही एल्गोरिदम शक्ति प्रदान कर रहा है। काला सागर में सीबेबी प्लस मशरूम एंटीना के साथ कोड की यही पंक्ति लागू है। नॉर्वेजियन फ्योर्ड्स में हगिन एंड्योरेंस संस्करण अपना मार्ग सही कर रहा है, जबकि रूस पैंटेरम, पाल्मा, केआर और पनडुब्बी सोनार ट्रायंगुलेशन के साथ अपनी कैलिनिनग्राद रक्षा को मजबूत कर रहा है। पोलैंड केवल सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है। जैसे जैसे चीन यूलिन को S-400 व्युत्पन्न FD 2000 बैटरियों से घेर रहा है, अमेरिका एरिजोना रेगिस्तान में अपनी सिमुलेशन लाइन की GPU क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे लागत प्रभावशीलता वक्र हर महीने रूस, चीन, ईरान अक्ष के विपरीत दिशा में जा रहा है। बाल्टिक सागर में शुरू हुए इस लागत आघात का पहला आर्थिक प्रभाव कैलिनिनग्राद ईंधन गलियारे के प्रीमियम में 18% की वृद्धि है। दूसरा प्रभाव ये है कि नए एंटी-USV लेजर मॉड्यूल, जिसे चीन के जियांगन शिपयार्ड में टाइप 55B विध्वंसक कार्यक्रम में जोड़ा जाना है, ने बजट को 7% बढ़ा दिया है। तीसरा ये है कि बंदर अब्बास क्षेत्र में एक मिनी USV रक्षा कवच स्थापित करने का तेहरान का प्रयास विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रुक गया है। नाटो की ओर से निवेश चक्र अभी तक $2 अरब से अधिक नहीं हुआ है। इसके बावजूद रूस के तेल राजस्व, चीन के निर्यात अधिशेष और ईरान के आरक्षित ऊर्जा कोष पर रक्षा दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए बाल्टिक सागर में पोलैंड द्वारा हैवॉक बेड़े की तैनाती ने क्षेत्रीय लेकिन वास्तव में वैश्विक शक्ति गुणक को जन्म दिया है। इसका परिणाम, हालांकि जोर शोर से घोषित नहीं किया गया है, यह है कि नौसैनिक वर्चस्व का खाका फिर से लिखा गया है और एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जहां परिचालन क्षमता जहाज़ों की संख्या से ज्यादा मायने रखती है। मॉस्को और कैलिनिनग्राद, दक्षिण चीन सागर में बीजिंग और होर्मुज जलडमरू मध्य में तेहरान ने भले ही अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन उनके बंदरगाहों की दीवारों में जोड़े गए कंक्रीट ब्लॉकों की मोटाई बहुत कुछ बयां करती है। वारसॉ और गडिनिया द्वारा चुपचाप शुरू किए गए परीक्षणों की एक ही तस्वीर ने अगले दशक के लिए नौसैनिक समीकरण पर उच्च गति, कम लागत वाली तकनीक की छाप छोड़ दी है। और यह छाप बाल्टिक सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली हुई निवारण की एक नई भाषा बोलने लगी है। अंतिम सारांश यह है, टन भार का युग टेराबाइट्स के युग का स्थान ले रहा है। हैवॉक मैगोरा USV तिकड़ी इस बदलाव का पहला ठोस उदाहरण है। ऐसा लगता है कि अब हर दूसरी नौसेना को अंकगणितीय श्रेष्ठता हासिल करने के बजाय एल्गोरिथम के अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।